तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, भगत सिंह बड़े सगीर की जिदोजहद और आजादी का हीरो, नौजवानी में फांसी के फंदे को चूमकर मौत को गले लगाने वाला। भगत सिंह सोशलिस्ट इनकलाब का हामी था। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को जड़ावाला के नवाही गांव 105 गाफबे बंगियावाला में पैदा हुआ। उनके वालिद का नाम किशन सिंह जबकि उनकी वालिदा का नाम वदियावती था। भगत सिंह को इनकलाबी और तरक्की पसंद नजरियात गोया विरसे में मिले थे, क्योंकि उनके वालिद किशन सिंह और चाचा तहरीक आजादी के सरगर्म कारकुन थे और दादा अर्जुन सिंह भी भारत की सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेते थे, जो हिंदू आर्या साम्राज्य पार्टी के रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे। भगत सिंह ने ऐसे खानदान में जन्म लिया जो कि उनकी पैदाइश से कबल ही अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहा था। भगत सिंह की उम्र 12 साल थी जब 1912 में जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर के हुक्म पर लोगों पर गोलियां बरसाई गईं और सैकड़ों को शहीद कर दिया था। आज तक इन शोहदा की असल तादाद का तायुन ना हो सका। इस वाक़े से पूरे बड़े सगीर में और खास तौर पर पंजाब भर में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत में जबरदस्त इजाफा हुआ और उसके असरात नौजवान भगत सिंह पर भी मुरतब हुए। भगत सिंह के घराने में इनकलाबी आवाजें तो हर वक्त सुनाई देती थी। दादा अर्जुन सिंह के 3 बेटे थे। चाचा अरजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ एक बार काला पानी की सजा काट चुके थे। इन्हीं लाला लाजपत राय की अंग्रेज सरकार के हाथों लाहौर में मौत का बदला भगत सिंह और उनके साथियों ने चुकाया था। चचा अजीत सिंह तो हिंदुस्तान के अलावा भी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ तहरीकों का हिस्सा रहे थे। बाबा किशन सिंह भी कई बार जेल जा चुके थे और चचा सुरन सिंह का भगत से एक और ही ताल्लुक था। कहते हैं जिस वक्त अंग्रेज सरकार के बदतरीन तशद्दुद की वजह से सुरन सिंह की मौत हुई, उसी वक्त भगत सिंह ने लालपुर के इस गुमनाम से गांव में आंख खोली थी। भगत सिंह ने 1921 में स्कूल छोड़कर नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय करते करते भगत सिंह ने बहुत कुछ सीख लिया था। नेशनल कॉलेज लाहौर की लाइब्रेरी में जितनी कम्युनिस्ट किताबें थी, भगत ने सब पढ़ डाली थी। ये इनकलाब का जमाना था। दुनिया ने आलमी जंग ताजा देखी थी और सारे हिंदुस्तान में कौम कौम का नारा अरूज पर था। भगत सिंह ने बहुत कम उम्री में ही कई तरक्की पसंद तंजीमों और आजादी के लिए जिदोजहद करने वाली सियासी जमातों की रुकनियत हासिल कर ली, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन एसोसिएशन, कृति क्रिश्चियन पार्टी, नौजवान भारत सभा, ब्रिटिश साम्राज्य मुखालिफ वगैरह शामिल हैं। भगत सिंह और उनके साथी भारत सभा का हिस्सा बन गए। ग्रेजुएशन के जमाने में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए, जो साम्राज्य मुखालिफ इनकलाबी पार्टी थी। इस पर बंगाल के इनकलाबियों का असर था और इस पार्टी का बाद में नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया गया। 1927 में लाहौर में दशहरा बम केस के सिलसिले में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। शाही किला लाहौर में कैद कर दिया गया। दिल्ली में ऐन उस वक्त जब मरकजी असेंबली का इजलास हो रहा था और बिटो किशोर दत्त, बीके दत्त ने असेंबली हॉल में धमाका पैदा करने वाला बम फेंका। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 5 माह की जेल काटने के बाद 60 रुपए की जमानती बॉन्ड के एवज जमानत हुई। 1928 में साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय जख्मी हो गए। उस वक्त लाहौर के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जेम्स स्कॉट थे। इनकलाब पसंदों ने उनको हलाक करने का मंसूबा बनाया, लेकिन एक दिन पिछले पहर जब मिस्टर सॉन्डर्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस लाहौर, अपने दफ्तर से मोटरसाइकिल पर दफ्तर से निकले तो शिवराम राज गिरोह और भगत सिंह ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। इस कत्ल का मंसूबा भगत सिंह, राजगिरोह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर बनाया था और गोली का असल निशाना सुपरिटेंडेंट स्कॉट था। मगर ऐन वक्त पर स्कॉट की जगह सॉन्डर्स हेडक्वार्टर से निकल आया और उसे गोली मार दी गई। भगत सिंह और साथी लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। हवलदार जीन ने भगत सिंह का ताकुब किया, लेकिन उसे भी गोली मार दी गई। उसी रात लाहौर के दरों दीवारों पर एक पोस्टर चस्पा हुआ, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने इस कत्ल को लाला लाजपत राय के कत्ल का बदला करार दिया। उन्होंने इसको भी गोली मार दी और डीएवी कॉलेज हॉस्टल में कपड़े बदलकर मुंतशिर हो गए। आखिरकार खान बहादुर शेख अब्दुल अजीज ने कश्मीर बिल्डिंग लाहौर से एक रात तमाम इनकलाब पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के सेंट्रल जेल के कमरा अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया।
भगत सिंह और दत्त इससे कबल असेंबली बम केस में सजा पा चुके थे। मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। हुकूमत की तरफ से खान साहब, कलंदर अली खान और मुल्जिमान की तरफ से लाला अमरदास सीनियर वकील थे। 7 मई को उनके खिलाफ मुकदमे की इब्तिदा हुई। उधर ये मुकदमा चलना शुरू हुआ और उधर भगत सिंह ने आजादी का पैगाम आम करने के लिए अदालत के कटहरे को मुंतखब किया। थोड़े ही दिन में अदालत में अदा होने वाला एक एक लफ्ज शाम से पहले हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाता। मजीद बदनामी से बचने के लिए जल्द ही इन दोनों को 14 साल की कैद सुना दी गई। इसी दौरान चंद और शवाहिद मिले और गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद भगत सिंह का ताल्लुक सेंड्रिस के कत्ल केस से जोड़ना मुमकिन हो गया। लिहाजा 14 साल की सजा कलअदम हुई और कत्ल का मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमे की समाअत के दौरान भगत सिंह को मियांवाली जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने हिंदुस्तानी और अंग्रेज कैदियों के दरमियान इम्तियाजी सलूक देखा। उनका मौकिफ था कि सियासी कैदी ख्वाह वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, एक जैसे बर्ताव का हकदार है और इसके साथ इखलाकी मुजरिमों वाला बर्ताव ना किया जाए। जब जेल हुकाम ने भगत सिंह की बात ना मानी तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की मगर उनका इरादा ना टूट सका। हर गुजरते हुए दिन के साथ भगत सिंह हिंदुस्तान भर में मशहूर होते जा रहे थे। जब मामला शिद्दत इख्तियार कर गया तो इस मुकदमे को वक्त से पहले शुरू किया गया और अब सैंड्रिस के कत्ल के अलावा स्कॉट के कत्ल की मंसूबाबंदी और शाह बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग भी भगत सिंह के जिम्मे था। भगत सिंह की भूख हड़ताल जारी थी और इसी हालत में उन्हें लाहौर की बोरिस्टल जेल में लाया गया। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने कांग्रेस की करारदाद और अपने बाप के हुक्म पे 114 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। आम अदालती कार्रवाई की तवालत से बचने के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसने कानून के तमाम तकाजे बालाए ताक रखते हुए 7 अक्टूबर 1930 को 300 सफात पर मुश्तमिल फैसले में भगत सिंह, राजगिरोह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। बरतानवी एहलकार के कत्ल केस में भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई और इस पर अमल दरामद करते हुए 23 मार्च 1931 के दिन सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को साथियों के हमरा लाहौर में शादमान चौक के मुकाम पर फांसी दी गई। भगत सिंह की फांसी का वक्त कुछ गैर मामूली था। ये फांसी सुबह सवेरे नहीं बल्कि 23 मार्च की शाम 7:30 बजे दी जानी थी, यानी सूरज गुरूब होने के बाद। लाहौर जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा एक 23 साल दुबले पतले नौजवान भगत सिंह और उनके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी घाट की तरफ जा रहे थे। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान ये सारा मंजर देखते हुए अपने आंसू रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फांसी घाट की तरफ बढ़ने वाला वो शख्स शायद उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। इन तीनों ने बरतानवी हुकूमत से दरखास्त की थी कि सियासी कैदियों की हैसियत के पेश नजर उन्हें आम मुजरिमों की तरह फांसी ना दी जाए बल्कि गोली मारकर हलाक किया जाए, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। भगत सिंह दीगर 2 कैदियों के बीच में चल रहे थे। सुखदेव उनके बाएं और राजगुरु उनके दाईं तरफ थे। भगत सिंह चलते हुए एक गाना गा रहे थे, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोनों साथी अपनी आवाज उनके साथ मिला रहे थे। भगत सिंह ने फांसी से पहले फांसी के फंदे को चूमा। फांसी के वक्त भगत सिंह के हाथ पांव बंधे हुए थे। जल्लाद ने पूछा कि पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने जवाब दिया, मैं पहले जाऊंगा। जल्लाद ने यके बाद दीगरे 3 बार फांसी का हुक्म दिया। फंदा खींचा गया, जिसके बाद तीनों की लाशें काफी देर तक फांसी के तख्ते पर लटकी रहीं। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वहां मौजूद एक जेल ऑफिसर इन नौजवान इनकलाबियों की हिम्मत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इनकी लाशों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। पहले मंसूबा ये था कि इन तीनों की आखिरी रसूमात जेल में ही अदा की जाएंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि उठते धुएं को देखकर बाहर खड़ा हुजूम जोश में आ जाएगा।
اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی آخری رسومات ستلج کے کنارے ضلع قصور میں ادا کی جائیں گی۔ جیل کے پیچھے کی دیوار راتوں رات ٹوٹ گئی، وہاں سے ایک ٹرک اندر لایا گیا۔ ان تینوں کی لاشیں گھسیٹ کر ان ٹرکوں میں پھینک دی گئیں۔ دریائے ستلج کے کنارے دو پجاری ان لاشوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تینوں کی لاشوں کو چتا پر رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ صبح ہوتے ہی جلتی ہوئی چتا کی آگ بجھانے کے بعد آدھی جلی ہوئی لاشوں کو دریائے ستلج میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں اس جگہ کی شناخت چوکی نمبر 201 کے نام سے بنی۔ پولیس اور پجاری کے جاتے ہی گاؤں والے پانی میں گھس گئے، جسم کے اعضاء پانی سے نکالے گئے اور پھر صحیح طریقے سے آخری رسومات ادا کی گئی۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو 24 مارچ کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن انہیں مقررہ وقت سے 11 گھنٹے قبل پھانسی دی گئی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو ہندوستانی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھگت سنگھ کی موت کے 16 سال 4 ماہ اور 23 دن بعد ہندوستان آزاد ہوا اور انگریزوں کو یہ خطہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ بھگت سنگھ کا نام آج بھی آزادی اور انقلاب کا استعارہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کے ساتھ آل کے آپشن کو کلک کر لیجئے۔ اس سے آپ تک ہماری ہر ویڈیو فوری پہنچے گی۔ تاریخ اور سیاست سمیت مختلف موضوعات کی ان ویڈیوز پر کڑی محنت ہوتی ہے، تو اس کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمیں اپنی پسند کے موضوعات تجویز بھی کیجئے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز ٹی وی۔